हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 98 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम देख लेते हैं। तथ्य क्या है? मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। यह हाब्स का कथन है। मैं और भय दोनों जुड़वा भाई, ये किसने कहा है? तो यह कथन हाब्स का है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दिनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। ये किसने कहा है? हाब्स ने कहा है। हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था का जिक्र किया है कि मनुष्य का जीवन एकांकी था, दिनहीन था, घृणित था, पाशविक मतलब पशु के समान थे और क्षणभंगुर था। ऐसा किसने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है? हाब्स ने किया है। और वहीं पे अगर प्राकृतिक अवस्था का हम लाक का देखते हैं तो ये क्या कहते हैं? प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, ऐसा आपके लाक कहते हैं। तो इन दोनों में जो हाब्स लाक रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, वहाँ से ये उठा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें अंतर कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दिनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था, ऐसा हाब्स का कथन है। प्राकृतिक विधियाँ बुद्धिमत्ता की विधियाँ हैं। प्राकृतिक विधियाँ बुद्धिमत्ता की विधियाँ है, ये भी किसने कहा है? हाब्स ने कहा है। कानून संप्रभु का आदेश है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा है? हाब्स ने कहा है। कानून संप्रभु का आदेश है, ये किसने कहा है? हाब्स ने कहा है। इधर देखते हैं, अब लाक का देख लेते हैं। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, ये किसने बताया है? लाक ने बताया। लाक का कथन है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। ये लाक प्राकृतिक अवस्था, जो प्राकृतिक अवस्था है उसका जिक्र करते हैं। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति के जो अधिकार है प्राकृतिक अधिकार है, ऐसा लाक कहते हैं। लाक ने किसको प्राकृतिक का अधिकार माना है? तो जीवन की स्वतंत्रता को और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है, प्राकृतिक कानून नैतिकता के ये नियम है। प्राकृतिक कानून नैतिकता के ये नियम है जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। यह भी कथन किसका है? लाक का है। लाक का कथन है कि प्राकृतिक कानून नैतिकता के ये नियम है जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा है? तो लाक ने कहा है। लाक ने कहा है जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, ये लाक का कथन है। ये इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सतत हर जगह वेड़ियों में जकड़ा है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह स्वतंत्र वेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ऐसा किसने कहा है? तो ये कथन रूसो का है। इसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्राकृतिक की ओर लौटो, किसने कहा है? रूसो ने कहा है। प्राकृतिक की ओर लौटो किसने कहा है? रूसो ने कहा है, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर और संतुष्ट था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या है? ये कह रहे हैं कि समान थे, आत्मनिर्भर थे तथा संतुष्ट, ऐसा रूसो ने वर्णन किया है प्राकृतिक अवस्था का। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। रूसो का कथन है कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा। ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ये किसका कथन है? जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा, ऐसा रूसो ने कहा है। कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है, किसने कहा है? रूसो ने कहा है। कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है, यह किसका कथन है? तो रूसो का हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं,
वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक बाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है, और जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर दिया। समाज का यथार्थ संस्थापक था रूसो। ये कथन किसका है? तो रूसो का है। रूसो कह रहे हैं वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक मतलब चारों तरफ बाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है, और उस जिसका कि अन्य व्यक्ति अपनी नादानी के कारण विश्वास कर दिया, और समाज का यथार्थ संस्थापक था। वह क्या था? समाज का संस्थापक था। ऐसा किसने कहा है? रूसो ने इस कथन को कहा है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। यह भी रूसो का कथन है। रूसो का कथन है राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। यह भी रूसो का कथन है। अगला कथन, सरकार राज्य का जीवित औजार है। यह किसने कहा है? रूसो ने कहा है। सरकार राज्य का जीवित औजार है। ये कथन भी रूसो का है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कथन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है क्रीतो, ऑप्शन बी है रिपब्लिक, ऑप्शन सी है 3 है एथिक्स, ऑप्शन 4 है एपालाजी। तो आंसर जो जाएगा वो 3 के साथ जाएगा, एथिक्स। एथिक्स पुस्तक को प्लेटो ने नहीं लिखा है, बाकी के क्रीतो, रिपब्लिक और एपालाजी को प्लेटो ने लिखा है। तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। एथिक्स अरस्तु द्वारा लिखित पुस्तक है। जो एथिक्स है वो किसने लिखा है? उसको अरस्तु ने लिखा है। जबकि अन्य जो कृतियां हैं जैसे क्रीतो, रिपब्लिक, एपालाजी पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्तियों तक सीमित की है? 2 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्तियों तक सीमित की है? ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है प्लेटो, 3 है रूसो और 4 है पोलिबियस। तो किसने सीमित की है? तो आंसर आपका 2 के साथ जाएगा, प्लेटो ने किया है। ठीक है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्तियों तक सीमित की है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, प्लेटो। व्याख्या देखते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। यह एक सर्वाधिकार राज्य है। इसका जो राज्य है प्लेटो का, वह क्या है? सर्वाधिकारवादी राज्य है, और अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्तियों तक सीमित की है। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका कथन है? राज्य व्यक्ति से पहले है, एक किसका कथन है? ऑप्शन ए है प्लेटो, 2 है अरस्तु, 3 है हाब्स, 4 है हेगल। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, अरस्तु। आंसर क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा, अरस्तु। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसका। अरस्तु का मानना है कि किसी वस्तु का अंत ही उसका सच्चा स्वरूप है। अरस्तु का मानना है कि किसी वस्तु का अंत ही उसका सच्चा रूप है। इस दृष्टि से राज्य व्यक्ति से पहले आता है, अर्थात राज्य और व्यक्ति का वही संबंध है जो शरीर का उसके अंगों से होता है। यहाँ पर राज्य समग्रता और व्यक्ति उसका एक अंग है। आगे देखिए 4 नंबर, सामान्य इंसान संप्रभु होना चाहिए। सामान्य इंसान संप्रभु होना चाहिए, होना ही चाहिए, यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 है रूसो, 2 है बोदा, 3 है आस्टिन, 4 है क्रैब। तो आंसर जो हो जाएगा 1 सही हो जाएगा दोस्तों, रूसो का यह कथन है। सामान्य इंसान संप्रभु होना ही चाहिए, यह किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर रूसो।
व्याख्या देख लीजिए। रूसो कहता है कि सामान्य इंसान को संप्रभु होना ही चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है। रूसो यह भी कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, पर हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। 5 नंबर, उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है ह्यूम को, ऑप्शन 2 है वेंथम को, ऑप्शन 3 है जे.एस. मिल को, ऑप्शन 4 है टी.एच. ग्रीन को। तो आंसर जो जाएगा 2 के साथ जाएगा वेंथम को। दोस्तों, कभी कभी वेंथम नहीं रहेगा ऑप्शन में, अगर जेम्स मिल या जे.एस. मिल रहेगा तो उन दोनों में से किसी को मार दीजिएगा। लेकिन जब आपका जेम्स, जैसे वेंथम है और जेम्स मिल भी एक है, ठीक है, जेम्स मिल और एक है जे.एस. मिल, ये तीनों जो है उपयोगितावादी से जुड़े हैं। ये भी सब कितने हैं? उपयोगितावादी से जुड़े हैं ये तीनों लोग। तो अगर इन ऑप्शन में आपका वेंथम रहता है तो आंसर पहले वेंथम होगा। अगर वेंथम नहीं है और इन दोनों में से कोई एक है तो जेम्स मिल, और जेम्स मिल नहीं है तो जे.एस. मिल को मार सकते हैं, कर सकते हैं। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। उपयोगितावाद का संस्थापक वेंथम को माना गया है। 1776 ईस्वी में शासन पर स्फुट विचार शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें उसने यह मत व्यक्त किया कि किसी भी कानून की उपयोगिता की कसौटी यह है कि जिन लोगों से उसका संबंध हो उसके आनंद, हित और सुख की अधिक से अधिक वृद्धि वह करे। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम उपयोगितावाद का प्रयोग मिलता है। तो ये जो उपयोगितावाद व्यक्तियों के अधिकतम सुख पे ज़्यादा जोर देता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जो बताए हैं तीनों संस्थापक में है, लेकिन मुख्य रूप से वेंथम का नाम आता है, तो आप वेंथम ऑप्शन रहेगा तो पहले वेंथम करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा नहीं लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑप्शन 2 है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ऑप्शन 3 है एसेज ऑन लिबर्टी, और ऑप्शन 4 है यूटिलिटेरियनिज्म। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों के जो और 3 है वो जे.एस. मिल के पुस्तक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। जे.एस. मिल के पुस्तक कौन कौन से है उसको आप नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन पुस्तक के लेखक वेंथम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वेंथम है, न कि जे.एस. मिल। ठीक है, अन्य कृतियाँ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी, एसेज ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म के लेखक जे.एस. मिल हैं। तो इन पुस्तकों को आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब प्रस्तुत की? बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब संस्तुति की थी, ये आपको सन बताना है। ऑप्शन 1 है 1955, ऑप्शन 2 है 1956, ऑप्शन 3 है 1957, ऑप्शन डी है 1959। तो आंसर जो जाएगा 3 के साथ जाएगा 1957 में। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ग्रामोद्धार समिति का गठन 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य के गठन की सिफारिश की, जो इस प्रकार है। कौन कौन था? ग्राम या नगर पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जी.वी. मावलंकर, ऑप्शन बी 2 है ए.एस. अयंगार, ऑप्शन 3 है हुकुम सिंह, और ऑप्शन 4 है नीलम संजीव रेड्डी। तो आंसर जो जाएगा आपका ए के साथ जाएगा जी.वी. मावलंकर। व्याख्या देख लेते हैं। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए पहले आम चुनाव के बाद
17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ। लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को, जिसका प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आरंभ हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष वीजी मावलंकर हुए। और ये कब तक से कब तक थे? 1952 से 1956 तक, जो पहले भी संविधान सभा की विधायिका की बैठक की अध्यक्षता करते थे। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि क्या होती है? लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि क्या होती है? ऑप्शन एक है 2 वर्ष, ऑप्शन 3 है ऑप्शन 1 है 2 वर्ष, ऑप्शन 2 है 5 वर्ष, ऑप्शन 3 है 3 वर्ष और ऑप्शन 4 है 1 वर्ष। तो जो होता है प्राक्कलन समिति की अवधि जो होती है दोस्तों, वह होती है 1 वर्ष। ठीक है, वह होती है 1 वर्ष होती है। व्याख्या देखते हैं। प्राक्कलन समिति की समयावधि 1 वर्ष होती है। इसका गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। जो प्राक्कलन समिति है उसका जो समयावधि होता है 1 वर्ष होता है। इसका गठन वर्ष 1950 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्राक्कलन समिति की गठन किसके सिफारिश पे की गई थी? तो आंसर याद हो जाएगा कि जॉन मथाई के सिफारिश पर। इसके सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, जिसके अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की कितनी सीटें दी गई है? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें दी गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 45, 2 है 52, 3 है 30 और 4 है 38। तो आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों 45। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें दी गई है? तो आंसर हो जाएगा 45। व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की 45 सीटें दी गई है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। इटली में फांसीवाद का परिणाम था। इटली में फांसीवाद का परिणाम था पुनर्जागरण का, प्रथम विश्व युद्ध का, नेपोलियन युद्ध का, औद्योगिक क्रांति का। नेपोलियनिक युद्ध का या औद्योगिक क्रांति का। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध का। इटली में जो फांसीवाद का जन्म हुआ या फांसीवाद पनपा, उसका महत्वपूर्ण जो कारण था वो कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, आगे चलते हैं। व्याख्या देख लीजिए। फांसीवाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी द्वारा संगठित फ्रांसियो डी कंबतिमेंती का एक राजनीतिक आंदोलन था, जो मार्च 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह किसका कथन है? ठीक है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है डी टाकविल का, ऑप्शन 2 है हैमिल्टन का, ऑप्शन 3 है हरमन फाइनर का और ऑप्शन 4 है CF स्ट्रांग का। तो आंसर जो जाएगा 1 के साथ जाएगा डी टाकविल का। ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन डी टाकविल का है। डी टाकविल ने इस कथन को कहा है। व्याख्या देखते हैं। डी टाकविल कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है। यद्यपि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि इसका कोई मूल संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। यह एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को है। एक संसदीय सरकार में जो राज्य के प्रधान को है क्या शक्ति है, ये बताना है। पूर्ण शक्ति है, दूसरा कह रहा है सीमित शक्ति है, 3 है नाम मात्र की शक्ति है, 4 है इनमें कोई शक्ति नहीं है। तो आंसर जो जाएगा 3 के साथ नाम मात्र की शक्ति है। एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को
नाम मात्र की शक्ति है। हमारे यहाँ भी भारत में भी संसदीय व्यवस्था है, लेकिन हमारे देश का जो प्रधान है, मुख्य प्रधान है, वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति को उतनी शक्ति नहीं है जितनी कि हमारे प्रधानमंत्री को है। संसदीय सरकार में 2 राज्य प्रमुख कार्यपालक होते हैं, नाम मात्र का और वास्तविक कार्यपालक। नाम मात्र का कार्यपालक राज्य का अध्यक्ष होता है और यही संवैधानिक प्रधान भी होता है, जबकि वास्तविक जो कार्यपालक है वो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी? नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्न में से किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है? ऑप्शन 1 है लॉर्ड हेवार्ड, राजमे मेयोर, हेराल्ड लास्की और 4 है सर विलियम बेबरिज। तो आंसर जो जाएगा 1 के साथ जाएगा दोस्तों, लॉर्ड हेवाल्ड। ठीक है, लॉर्ड हेवाल्ड ने जो है नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। किसको? तो नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों को। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड हेवार्ड एक राजनीतिक और न्यायाधीश थे। उन्होंने नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को अधिनायकवाद की संज्ञा दी। उन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू डेस्पोटिज्म में कहा है कि ब्रिटेन में कानून का शासन कार्यपालिका द्वारा विधायिका और अदालतों की कीमत पर कम किया जा रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू डेस्पोटिज्म में कहा है कि ब्रिटेन में कानून का शासन कार्यपालिका द्वारा विधायिका और अदालतों की कीमत पर कम किया जा रहा है। तो इसको, ये जो पुस्तक है दोस्तों, पुस्तक को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक जो हैं लॉर्ड हेवाल्ड है। लॉर्ड हेवाल्ड की जो पुस्तक है द न्यू डेस्पोटिज्म है। उनके पुस्तक का क्या नाम है? द न्यू डेस्पोटिज्म है। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पुस्तक, ये जो व्याख्या है, व्याख्या में से कहाँ क्वेश्चन बनेंगे ये आपको नहीं मालूम है। थोड़ा सीरियस होकर लग जाइए, आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, दिसंबर मानकर चलिए। कुछ त्रुटियां हो गई है, मतलब कुछ अध्यक्ष जो 10 सदस्य होते हैं आयोग के, उसमें बस प्रमुख सदस्य जो हैं वही बचे हैं, 9 नहीं है। 9 की जब नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही 9 सदस्य की नियुक्ति होगी, आपका जो डेट है वो क्लियर हो जाएगा एग्जाम का। तो इसको आप अपने ध्यान में रख कर ही काम करिए कि आप मानकर चलिए कि आपका आखिरी दिसंबर, ठीक है, ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ये आपका सौभाग्य है कि आपको टाइम मिल रहा है, नहीं तो अभी पेपर हो जाता, पता लगा तैयारी ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग तैयारी को करते रहिए, सीरियस होकर तैयारी करिए और वीडियो को पूरा देखिए। कहाँ से क्वेश्चन आएगा ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन फंस जाए, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए, जितने लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप लोग और सीरियस होकर थोड़ा देखिए और नोट्स बनाइए और उसको लिखते रहिए। अलग अलग नोट्स बना लीजिए हर पेपर का, जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो है उसको अलग अलग कापी खरीदिए और उसको रजिस्टर में अलग अलग मेंटेन करिए। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, जियोग्राफी का अलग और इसके बाद आपका अर्थशास्त्र का अलग, चारों का अलग अलग बना लीजिए, जिससे कि जिस सब्जेक्ट के जो लोग हैं, ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखकर आप करते रहिए और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप 2 देंगे पीजीटी टीजीटी, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, पूरी संभावना है। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनमत का साधन अभिकरण नहीं है? या साधन या अभिकरण नहीं है, ये बताना है। जनमत किससे तैयार नहीं होता है, ये बताना है आपको। प्रेस से, राजनीतिक दल से, न्यायपालिका से, रेडियो से। तो किससे नहीं होता है दोस्तों? आपको दिख गया होगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा, न्यायपालिका से। ठीक है, जनमत न्यायपालिका से नहीं तैयार किया जाता है। जनमत का साधन या अभिकरण न्यायपालिका नहीं है, जबकि प्रेस, राजनीतिक दल व रेडियो जनमत का साधन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये 15 नंबर जो 15 क्वेश्चन थे ये यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है, हमारा जो प्रयास किया जा रहा है, जो मेहनत की जा रही है ईमानदारी के साथ, वो थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो पुराने लोग हैं, आप लोगों के पास अगर कहीं ग्रुप है, कुछ वैसा है, तो आप वहाँ शेयर करिए,
जिससे कि थोड़ा और हमको मोटिवेशन मिले। आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग इधर-उधर शेयर कर दीजिए जिससे कि थोड़ा-सा हमको मोटिवेशन मिले, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।